हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके 20 नंबर कंफर्म होने वाले हैं, यानी कि आपकी यूपी बोर्ड में आप सबको पता है कि यूपी बोर्ड का जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, अब उसमें जहां पर पहले आपसे 5 से 6 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते थे, वहीं पे अब 6 की जगह सीधे सीधे 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे? 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आप अगर तैयार किए हैं तो 5 मिनट में, ओनली 5 मिनट में आप 20 नंबर पक्का कर सकते हैं। और अगर आपका नहीं भी तैयार है तो इस एमसीक्यू क्वेश्चन में आप 10 से 15 मिनट में आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी एमसीक्यू क्वेश्चन में दिमाग लगाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों में थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका आंसर जो है आप जरूर दे ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन की हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और सीरीज का ये पहला लेक्चर है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और एक एक जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आप करवाए जाएंगे, यहाँ पे देखो, जैसे देखो बहुविकल्पीय प्रश्न आप खुद से भी रट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और खुद में फर्क ध्यान से समझ लो। जो बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको सॉल्व कराऊंगा वो विद कॉन्सेप्ट होगा, वो रटाने वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, वो कॉन्सेप्ट के साथ सिखाए जाएंगे। यानी अगर इसका आंसर ये है, बी ऑप्शन सही हो रहा है तो क्यों सही हो रहा है, कैसे सही हो रहा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। ठीक, और वही अगर आप खुद से पढ़ोगे तो उतना बेटर आप उसको अंडरस्टैंड समझ नहीं पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखना और सारे बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे और ये फिर आपको कभी भूलेगा भी नहीं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए आपके स्क्रीन पर ये पहला बहुविकल्पीय प्रश्न दिखाई दे रहा। ठीक है, क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर कुल विद्युत आवेश होने के वास्तविक जांच या परख होती है। ठीक है, तो वास्तविक जांच या परख अगर हमको करना है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें किसी भी वस्तु पर आवेश है कि नहीं है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? बोलो, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं किसी भी वस्तु पर आवेश है कि नहीं है? उसके पास क्या करें, कोई दूसरा आवेश ले जाएं। ठीक है, तो यानी ये इससे भी हम पता लगा सकते हैं, इससे भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पे जो ऑप्शन आप दिया है आपके सामने, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में यही नहीं वर्ड का इस्तेमाल होना जरूरी, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 ऑप्शन आपके सामने सही हो रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे नहीं होती है। तो नहीं किसके द्वारा होती है? प्रेरण के द्वारा नहीं होती। हालांकि प्रेरण के द्वारा भी लगाया जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित किया जाए तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, घट जाएगी या फिर वही रहेगी? ठीक है, अब या फिर कभी घटती है कभी बढ़ती है। एक सिंपल सा मेरा एग्जांपल सुनिए आप लोग। अगर जैसे हम ही हैं, हमको कुछ एक्स्ट्रा लोड दे दिया जाए या कुछ भार दे दिया जाए हमारे ऊपर, तो क्या हमारा शेप या साइज जो है वो घट जाएगा या बढ़ जाएगा? तो उसी तरीके से अगर आपका साबुन का कोई बुलबुला है, तो अगर उसको हम क्या करें, आवेशित करते हैं, तो उसकी त्रिज्या में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। त्रिज्या क्या रहेगी? समान रहेगी, यानी कि अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी धनात्मक आवेशित वस्तु में है। तो अगर कोई आपका धनात्मक आवेशित वस्तु है, ठीक है, तो धनात्मक आवेशित वस्तु में क्या चीज होते हैं हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जैसे मान लो कोई भी तत्व है, अगर हमने Na ले लिया है तो Na पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है? अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या किया जाए, रिमूव कर दिया जाए। नहीं, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर किसी भी वस्तु पर धनात्मक आवेशित है, यानी कि उस पर चार्ज कैसा है? धन आवेश है। कैसा है? धन आवेश चार्ज है।
तो उस वस्तु पर किस चीज की अधिकता है या किस चीज की कमी है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तो हो ही नहीं सकती क्योंकि प्लस चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से आता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से आता है। ठीक है। अगला है न्यूट्रॉनों की अधिकता। अगला है इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव निकल रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, यहां तक आपको सब समझ में आ गया। अगर किसी को कहीं पे भी कोई डाउट या कोई समस्या हो तो पूछ लेना। ठीक है, बिल्कुल डरने की कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी निकाय का वैद्युत आवेश सदैव किसके बराबर रहता है। कोई अगर निकाय है तो उसका वैद्युत आवेश जो है किसके बराबर रहता है। ठीक है, आगे देखिए कुछ ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। एक सेकंड। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन आपके सामने है। किसी निकाय का वैद्युत आवेश सदैव किसके बराबर होता है। आवेश के न्यूनतम पूर्ण गुणज के मान के, या फिर आवेश, यहां बेस नहीं होगा, आवेश होगा। क्या होगा बच्चों, आवेश। आवेश के न्यूनतम मान के अर्ध गुणज, आवेश के न्यूनतम मान का वर्ग, या फिर शून्य। आपको याद होगा जब आवेशों की प्रॉपर्टी यानी कि आवेश के गुण हमने आपको बताया था, तो Q बराबर क्या बताया था, Ne, यानी कि जो आपका आवेश है ये पूर्ण गुणज के रूप में होता है। कैसे होता है, पूर्ण गुणज के रूप में। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होता। ये है जहां पे n जो है, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 समथिंग हो सकती, 2/3 नहीं हो सकती, 4/2 हो सकता है क्योंकि इसको सॉल्व करोगे 2 आ जाएगा, लेकिन 6/3 भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बोलो कि सर जो है इसकी वैल्यू 3/6 हो सकती है, तो 3/6 जो है इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि 3 1 के 3, 3 दूनी 6। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए लेकर आए विक्ट्री स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें क्लास 9 से 12 तक के बच्चे इनरोल कर सकते हैं और ये टेस्ट होगा संडे को 22 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे। इसमें क्लास 9 से 10 तक के जितने बच्चे हैं उनका टेस्ट 45 मिनट का होगा और क्लास 11 से 12 तक के जितने बच्चे हैं उनका टेस्ट 60 मिनट का होगा। और जो भी बच्चा इस टेस्ट में रैंक 1 से 4 के बीच में आता है उसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी क्लास का लिंक दिया, उस क्लास पर जाना है। जैसे ही जाओगे वहां पे इनरोल नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे। अगर वहां पर आपसे इनवाइट कोड मांगेगा तो आप शुभम UP10 इस कोड को जैसे डालोगे आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अभी जाकर इस स्कॉलरशिप टेस्ट में इनरोल कर लो। 6 आ जाएगा, 1/2 सॉल्व करोगे 0.5। तो कोई भी अगर n की वैल्यू दशमलव में है तो ये सही नहीं है। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर, यानी कि एक पूर्णांक, यानी कि पूरा पूरा अंक। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य स्थिर वैद्युत बल का अनुपात और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात लगभग है। तो क्या करना है, आप स्थिर वैद्युत बल यानी Fe का मान निकाल लो और ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लो। ठीक है, यहां इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 Q1 Q2, यानी कि दोनों आपके इलेक्ट्रॉन हैं। तो Q1 की जगह भी 1.67, ठीक है, 1.6 × 10⁻−19 रखोगे और Q2 की जगह भी आप 1.6 × 10⁻−19 रखोगे। ठीक है, और बटे दूरी को वैसे ही रहने दो, दूरी से कोई लेना देना नहीं। इसकी वैल्यू आप सबको पता है कांस्टेंट, और यहां पे क्या होता है Gm1m2 बटे r², जहां पे m1 m2 क्या है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप सबको पता है। हाँ, G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसके बारे में हम लोग कक्षा 11 में अच्छे से स्टडी किए हैं। तो बताओ बच्चों G का मान कितना होता है, बोलो जल्दी बोलो, हम देख रहे हैं लाइव, कमेंट बॉक्स में बोलो जल्दी, G का मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻−11। ठीक है, ये होता है आपके G का मान।
तो अब ये G की वैल्यू रखो, M1 M2 की वैल्यू रख लो, M1 M2 का जो मान होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद इसमें इससे भाग कर दो, उसके बाद देखो कितना आंसर आता है, ठीक है। इसी में से कोई ना कोई एक मैच करेगा, तो इसको सॉल्व करके आप सब बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन का काम बच्चों आपका है। कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं आपको सिखा चुका हूं। रास्ता दिखाना मेरा काम है और रास्ते पर चलना किसका काम है? आप सभी का काम है, ठीक है। तो आप लोग रास्ते पर चलिए, आपको रास्ते पर चलने के काबिल हमने बना दिया है। कैलकुलेशन आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन कीजिए और बताइए इसका आंसर कितना आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ये कहां से आ गया भाई ब्लैक, चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट, दो आवेशों के मध्य निर्वात में प्रतिकर्षण बल, ठीक है। दो आवेश आपको दिया गया, दोनों आवेशों के मध्य जो निर्वात में प्रतिकर्षण बल है वो 2.5 गुणे 10 घात कितना है? -7 है। 2.5 गुणे 10 घात -7, ठीक है। ये क्या है? 10 की पावर -7, ये थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है, ठीक है। यदि उसके मध्य क्या 5K का कोई परावैद्युतांक, यानी जिस K का मान 5 दिया, अभ्रक रख दी जाए तो बल कितना होगा? आपको पता है कि अगर कोई भी आपके दो आवेश हैं, आवेशों के मध्य अगर हम कोई भी परावैद्युतांक पदार्थ रखते हैं तो उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल 1/K गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? 1/K गुना। तो अभी कितना बल है? 2.5 गुणे 10 घात -7 गुणे 1/K। K की वैल्यू कितनी? 5। तो K की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5। तो K की जगह 5 रखेंगे, 5 × 5, ये कैंसिल हो गया, आया 0.5 गुणे 10 घात -7 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो आवेशों के मध्य, ठीक है, दो आवेशों के मध्य बल है। यहां पे बल का मतलब वैद्युत बल, दो आवेशों के मध्य वैद्युत बल है, ठीक है। अब बल है, वैद्युत बल है, या मतलब ये पूछ रहा है, यहाँ पे पूर्ण विराम ना लग के क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक है। यदि उनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो आवेशों के मध्य वैद्युत बल होगा। यानी जो हमारे पास, मान लेते हैं ये कोई दो आवेश हैं Q1 और ये आवेश है Q2, ठीक है। अगर इनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो कितना है? 1 = 4ε0 Q1 Q2 बटे r²। लेकिन इसी r का मान हम क्या करें? 3 गुना कर दें। तो अगर हम 3 गुना कर देंगे तो स्क्वायर है, कितना गुना बढ़ जाएगा? 1/9 गुना। तो F/9 इज राइट आंसर, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, जिसको जरा सा भी कहीं पर भी कोई दिक्कत नजर आए या कहीं भी ना समझ में नहीं आए तो जरूर पूछ लेना, इसमें हिचकिचाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, दो बिंदुवत आवेशों के मध्य निर्वात में 18 न्यूटन का बल कार्यरत है। बल का मान कितना है? 18 न्यूटन। यदि इन आवेशों के मध्य 6 परावैद्युतांक की कोई कांच की प्लेट रख दें तो बल का मान कितना होगा? आप सबको मैंने बताया कितना गुना बढ़ जाता है? 1/K गुना। और यहां पे कितना बल लग रहा है? 18 गुणे 1/K, K की जगह 6 कैंसिल हो गया, आया कितना? 3 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 बिंदुवत आवेश, ठीक है, 3 बिंदुवत आवेश
प्लस 4q q और स्मॉल q, ठीक है, 4 स्मॉल q कैपिटल Q और Q 10 सेंटीमीटर की लंबाई की एक सीधे में, ठीक है, एक 10 सेंटीमीटर की लंबाई है सीधी रेखा के एक सिरे से क्रमशः 5 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। यदि Q पर परिणामी बल क्या है, शून्य है, तो कैपिटल Q का मान ज्ञात करना। इसको इस तरीके से देखो, यहां पर आपका 4q आवेश रखा हुआ है, ठीक है, यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका आवेश रखा हुआ है बच्चों कैपिटल Q, और फिर यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, यहां से फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका एक दूसरा आवेश Q रखा हुआ और बोल रहा है इस Q पर परिणामी 0 है। यहां परिणामी क्या है, शून्य है, परिणामी बल कितना आ रहा है, 0 आ रहा। तो परिणामी बल शून्य होगा कैसे, ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। हम क्या करें, सबसे पहले जो है मान निकाल लेते हैं इसके मध्य लगने वाला बल, ठीक है, एक सेकंड, कोई नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं A B C। तो C पर परिणामी शून्य है, ठीक है, तो अगर C पर परिणामी शून्य है तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, ये अप्लाई होगा तब शून्य होगा। यानी कि AC के बीच लगने वाला बल FAC इक्वल टू है FBC के, यानी इनके मध्य लगने वाला बल FBC, ठीक है। तो इसी को सॉल्व कर लो और ये आपका आंसर आ जाएगा। और एक चीज और, आंसर प्लस में आएगा कि निगेटिव में आएगा, तो ये चार्ज आपका पॉजिटिव नहीं हो सकता, ठीक है, निगेटिव में आएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर देखो कितना आता है, FAC 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q स्मॉल q बटे r का मान कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल टू FBC, क्या है FAC है ना, तो 10 होगा, सॉरी 10 होगा बच्चों, 10 का स्क्वायर इक्वल टू FBC, BC यानी कि ये चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बटे स्मॉल q बटे इनके बीच की दूरी कितनी है भाई, देखो यहां से यहां तक 5 है और पूरा 10 है, तो इधर बचेगा कितना, 5 ही तो बचेगा, कुछ चीज कैंसिल हो रहा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। आया क्या हमारे पास जो मिल रहा है, एक Q से एक Q कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 4q इक्वल टू, यहाँ पे नीचे बटे में बच रहा कितना, 10 का स्क्वायर का मतलब हो गया 100, 10 दहम 100, ठीक है। इधर कैपिटल Q बटे 25, तो 25 एक्के 25, 25 चौका 100, 4 एक्के 4, 4 से कैंसिल, तो क्या आ गया, कैपिटल Q बराबर आ गया स्मॉल q के। कैपिटल Q किसके बराबर आ गया, स्मॉल q के। और ये यहां पर परिणामी शून्य कब होगा, एक सेकंड, परिणामी शून्य ना, तो यानी कि रिजल्टेंट F प्लस, इसको प्लस कर लो, ठीक है, तो ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, आ गया, ठीक है। परिणामी शून्य कर रहा है ना, तो परिणामी बल शून्य कर लिया हमने, रिजल्टेंट दोनों सेम डायरेक्शन में ना, तो देख लेते हैं, प्लस कर दिया, इधर गया माइनस, तो माइनस क्यू, इसका सही आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी, माइनस क्यू। अब देखिए इसी पर एक और क्वेश्चन होगा जिसको आप सबको सॉल्व करना होगा, सेम बिल्कुल इसी पर क्वेश्चन होगा, आगे भी मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर मैं बता दे रहा हूं कितना आएगा। अब ये मत पूछ लेना सर आपको आंसर कैसे पता रहता है, हमको देख के पता चल जाता है आंसर कितना आएगा। एक चीज बच्चों, एक ट्रिक आप लोग याद रखिए,
कहीं पर भी अगर 3 आवेश रखे हुए हैं, Q Q Q डैश, कहीं पर भी अगर 3 आवेश आपके रखे हुए हैं और संतुलन की स्थिति की बात करें तो सबसे पहला शर्त यह है कि जो Q डैश का मान आएगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो Q डैश का मान नेगेटिव आएगा, और अगर ये दोनों निगेटिव हैं तो Q डैश का मान पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों अगर निगेटिव है, वही चीज है क्वेश्चन नंबर 10 में वही बात कर रहा है। यहाँ पे आवेश Q रखा है, यहाँ पे आवेश Q रखा हुआ है, ठीक है, Q रखा हुआ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इनके ठीक मध्य में एक दूसरा आवेश कैपिटल Q रखा हुआ है इनके बीचों बीच यहाँ पे, ठीक है। तो Q का मान पूछ रहा है और निकाय जो है वो संतुलन की अवस्था में है। तो फिर अगर निकाय आपका संतुलन की अवस्था में है तो यानी इसको नाम दे दो A B C, तो F AC प्लस, ठीक है, F BC इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, तभी संतुलन की अवस्था में होगा। सॉल्व कर लो और जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -Q/4। कितना आएगा? -Q/4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ बच्चों, थोड़ा सा बोलने में समस्या है क्योंकि मुंह में छाले पड़ गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बोलने में कठिनाई होती है, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। दो आवेशों +1 माइक्रोकूलम तथा +5 माइक्रोकूलम एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात, यानी कि एक आवेश 1 माइक्रोकूलम यहाँ है और दूसरा 5 माइक्रोकूलम यहाँ है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2, दूसरा आवेश है। तो F12 निकालना, ये इस पर कितना बल लगाएगा और ये इस पर कितना बल लगाएगा, ये दोनों पूछ रहा था, दोनों बराबर होगा। कूलाम का नियम पढ़ाए है ना, जितना ये इस पे बल लगाएगा उतना ये भी इस पे बल लगाएगा, क्योंकि फार्मूले में Q1 Q2, एक में 5 का गुणा करो या 5 में 1 का गुणा करो, बात एक ही है। कान ऐसे पकड़ो या ऐसे घूम के पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है, ठीक है। तो कितना आएगा? 1:1 बराबर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जल की एक बूंद को वायु में स्थिर लटकाने हेतु आवश्यक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जब बूंद पर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो अगर कोई भी बूंद है, जैसे मान लो ये जल की एक बूंद है, तो इस बूंद पे, ठीक है, इस जल की बूंद पे इसका जो भार mg है वो नीचे की ओर कार्य करेगा, और ये संतुलन में तभी होगा जब इस पर लगने वाला वैद्युत बल कितना, QE, ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो यानी दोनों हमारे बराबर होंगे, यानी कि QE बराबर mg। आपसे पूछ क्या रहा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर mg बटेगा Q, और Q का मान क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। Q बराबर क्या है? E, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का यहां आपको द्रव्यमान रख देना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? हो जाएगा क्वेश्चन, सॉल्व कर लेना और बताना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा। ये देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगर ये बहुविकल्पीय में नहीं पूछा जा रहा है तो अति लघु उत्तरीय, यानी कि जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वहां इसको कंफर्म कर लीजिए, ये वहां पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में टोटल आपके 7 सेट बनते हैं। अब 7 सेट में किसी न किसी एक सेट में गारंटी है कि ये क्वेश्चन इस टाइप का सेम क्वेश्चन होगा, ये नहीं बोल सकते। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? ये भी मात्रक है, ये भी मात्रक है, ये भी मात्रक, ये मात्रक नहीं है। जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का, यानी कि W का। कूलाम आवेश का, W/Q किसका मात्रक हो गया? विभव का। तो ये इसका मात्रक नहीं है, ठीक है। तो यही इसका मात्रक नहीं है, बाकी तीनों वैद्युत क्षेत्र की
मात्रक हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र एवं उसके लंबवर्धक निरक्षीय रेखा r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की निष्पत्ति होगी, यानी कि अनुपात। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। तो अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति की 2 गुनी होती है। तो अनुपात पूछ रहा था, 2:1। ठीक है, फार्मूला आपको याद होगा, वहां निकलता है अक्षीय में 2p/r³ और निरक्षीय में निकलता p/r³। ठीक है, बाकी सब सेम होता है। तो भाग करोगे तो 2/1 आएगा, यानी कि 2:1। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द्विध्रुव के कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परस्पर होती हैं, तो परस्पर लंबवत होती हैं। ठीक है, एक्सिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में, तो क्या होती हैं? परस्पर लंबवत होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17। NaCl अणु में परमाणुओं के बीच की दूरी है 12। ये 12D नहीं होगा, एंगस्ट्रॉम होगा बच्चों, एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण मीटर में होगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P = 2ql, जहां पे Q क्या है? NaCl परमाणु, यानी कि NaCl को अगर अलग करोगे तो Na पॉजिटिव और Cl-। ठीक है, यानी इस पर एक क्या है? प्लस चार्ज है और इस पर एक माइनस चार्ज है। तो यानी यहां हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं है, हमें केवल इसके परिमाण से मतलब है। परिमाण कितना होगा? Q, और Q का मान यहाँ कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19। और 2l क्या है? इनके बीच की दूरी, 2l की जगह रहेगा 12 एंगस्ट्रॉम। इसी को सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। L भुजा वाले, ठीक है, L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के कोनों पर वैद्युत आवेश Q और ये होगा बच्चों -Q। ठीक है, Q और -Q आवेश रखे गए हैं। इस निकाय के कारण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा। अच्छा, कितने बच्चे तो ये सोच रहे होंगे, सर जी आप क्वेश्चन में पढ़ते कैसे ये जान गए कि यहाँ पे माइनस होगा प्लस होगा? आप सब भी जान सकते हो, बस आपको जो छोटी वाली डेफिनेशन होती है, छोटी छोटी, वो पता होनी चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव की क्या डेफिनेशन है? इसमें समान परिमाण के 2 विपरीत आवेश, यानी यहां अगर विपरीत आवेश है तो ही आपका वैद्युत द्विध्रुव बनेगा, अगर विपरीत आवेश नहीं है तो वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनेगा। तो सारे पॉजिटिव तो हो नहीं सकते, हमें क्या बनाना है? वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। तो वैद्युत द्विध्रुव अगर बनाना है तो क्या होगा? डिफरेंट करना होगा। तो चलिए, इस तरीके का आपका कोई ये तो समद्विबाहु बन गया। मान लेते हैं ये इस तरीके से हमारा कोई एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा एक कोई समबाहु त्रिभुज ABC है। ठीक है, यहाँ पे Q और -2Q। ठीक है, सॉरी, ये आपके प्लस में है, वो माइनस स्मॉल में है, -2Q Q। ठीक है, तो देखो ये दोनों सेम चार्ज है, तो यहां पे द्विध्रुव बनेगा नहीं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये द्विध्रुव आपका ये बन गया और एक द्विध्रुव आपका ये बन गया। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन C से A की ओर इधर हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ठीक है, दोनों की ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप निकाल लो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। आघूर्ण P बराबर, इसकी लंबाई कितनी दे रखी? L, और इसके बीच का कोण कितना बनेगा? 60 अंश। कितना बनेगा? 60 अंश। ठीक है,
तो इस मान लेते हैं इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण निकल के आएगा वो P1 होगा और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण निकल के आएगा वो P2 होगा। ठीक है, ये P1 ये P2, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश। ठीक है, हालांकि देखो यहां पे जो दोनों आवेश हैं वो आपके परिमाण में सेम नहीं है, ये कैपिटल Q है और ये स्मॉल q है। ठीक है, तो अगर ये चीज यहां भी देखने को मिल रहा, यहां भी कैपिटल Q स्मॉल q है, अगर आप यहां पे कैपिटल Q लेते हैं तो अगले वाले द्विध्रुव में भी आप कैपिटल Q ही लेंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखना, दोनों वाले में ही आप कैपिटल Q लेंगे। ठीक है, दोनों में, ऐसा नहीं कि एक में आप जो है -2q ले लीजिए और एक में जो है कैपिटल Q ले लीजिए, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। दोनों द्विध्रुवों में एक ही आवेश आप लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं Q और इनके बीच की टोटल दूरी कितनी है, L, तो ये हो गया आघूर्ण। P2 भी बराबर P2 भी हमारा इतने निकलेगा क्योंकि इसकी भी भुजा L ही है, QL। ठीक है, इनका परिणामी, ये दोनों एक दूसरे से कितने पे काम कर रहे हैं, 60 डिग्री, तो परिणामी P बराबर क्या हो जाएगा, √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60। अरे ये वेक्टर एडिशन है बच्चों, कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है, कुछ नई बात नहीं है। P1 P2 बराबर है, मान रख दो, तो P बराबर आपका आएगा √ इसका वर्ग करोगे Q स्क्वायर L स्क्वायर Q स्क्वायर L स्क्वायर, यानी कि 2Q स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2QL, तो Q स्क्वायर L स्क्वायर और cos 60 का मान होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आया कितना, 2 1 3 √ के अंदर 3 Q स्क्वायर L स्क्वायर, कितना आ गया, QL बाहर आ गया, QL और ये √3, तो कितना है √3 Q, यहां पे बच्चों L भी होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये D है। ठीक है, आंसर नंबर D इज राइट। ठीक है, √3 QL। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव जो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, 2 × 10⁻⁻6 कूलाम परिणाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश, आवेश का मान कितना दिया है, 2 × 10⁻⁻6, ठीक है, से मिलकर बना 2 × 10⁵ न्यूटन / कूलाम वाले वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण होगा टाउ बराबर PE sin थीटा होता है। क्या होता है, PE sin थीटा। P का मान कितना होता है, P का मान होता है 2QL E sin थीटा। अब टाउ मैक्स इक्वल टू होता है 2QL इंटू E साइन थीटा। मैक्सिमम के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और अगर हमें बल आघूर्ण मैक्सिमम चाहिए तो थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, अब मान रख लो यार सारी वैल्यू, 2L की जगह आप रखोगे 3 सेंटीमीटर, 2L की जगह कितना रखोगे, 3 सेंटीमीटर की जगह 3 × 10⁻² मीटर रखोगे, बाकी सारी वैल्यू सेम ज्यों का त्यों रख दो। ठीक है, ज्यों का त्यों रख दो। Q की जगह पर ये आपका Q का मान है, ये देखो हमने 2L लिख ही दिया, और ये आपका E का मान है। अब सारा मान रखो, कैलकुलेट करो, और इन चारों में से कौन सा आंसर सही आ रहा फटाक से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन का आंसर जरूर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसी तरीके से अब आपके हर चैप्टर के आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, और ये जरूरी है कि जिस तरीके से अगर आप फिजिक्स में अगर आप 90+ लाना चाहते हो, तो जिस तरीके से आपके थियरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इस पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न आपको कितने नंबर दे के जाएंगे, 20 नंबर, और 20 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये 20 नंबर आप कम से कम समय में 5 से 10 मिनट के अंदर पा सकते हो। और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए।
और सभी लोग अनअकैडमी पे जो हमारी लाइव क्लासेस चलती है उसको भी ज्वाइन कर लिया करिए। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, आज के लिए इतना।